नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम उड़ान में। उड़ान एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम हर दिन चर्चा करते हैं एक नए विषय पर, जो विषय युवाओं से जुड़े रोजगार मुद्दों और पढ़ाई के बारे में होती है। तो आज एक ऐसा ही विषय लेकर हम एक बार फिर से रूबरू हुए हैं आपके साथ, जिस विषय का नाम है प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी, विषय एवं समय प्रबंधन, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी छात्र कर सकते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो शिक्षा विशेषज्ञ भूपेश कुमार जी हैं, जो कि करियर प्लानर मोटिवेटर के साथ ही साथ IIM अहमदाबाद के अलुमिनस भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। वही दर्शकों, हमारे साथ एक प्रतिभागी भी मौजूद हैं जो कि आशीष कर्ण हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आप सभी का। तो दर्शकों, बिना वक्त गवाए हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और आज हम बात करेंगे वर्तमान समय की, जिस समय में प्रतियोगिता परीक्षा को जो है वो छात्र किस प्रकार से देखते हैं। सर, अभी समय काफी चैलेंजिंग हो गया है। जिस तरीके से जो भी छात्र हैं वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है बेसिकली दो कैटेगरी में बटा हुआ है जी। एक कैटेगरी वो है जो कि एकेडमिक्स के लिए जब बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस हुआ, मेडिकल हुआ, लॉ हुआ या अन्य कोई एग्ज़ाम हुआ। जी। इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बच्चे का सिलेक्शन होता है जो कॉम्पिटिटिव नेचर का होता है, जिसमें लाखों लाख बच्चे अपीयर होते हैं और फिर उनका सिलेक्शन होता है, तो फिर वो कोर्स करते हैं, पढ़ाई करते हैं 4 साल 5 साल वगैरह वगैरह। दूसरे तरह का जो नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जिससे डायरेक्ट जॉब मिलता है जी। और वो बेसिकली 10th के बाद भी होता है, 12th के बाद भी होता है और ग्रेजुएशन स्तर के बाद भी होता है। आपका कहना सही है कि समय में बहुत बड़ा चैलेंज है, बट ये हम लोग को समझना होगा कि आज जो जॉब का या जो रोजगार का जो क्रिएशन होता है वो किस मुद्दों पर होता है। जॉब या रोजगार जो होते हैं वो किसी गवर्नमेंट के हाथ में होते नहीं हैं, ये हम सभी को समझना होगा। बिल्कुल। आज यदि भारत 3 ट्रिलियन इकॉनमी पे ट्रेल करता है और इस 3 ट्रिलियन इकॉनमी में हमारा भारत में ये जो चीज़ें हैं, हम जो रोजगार या जो नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां या प्राइवेट नौकरियां जो हम देख रहे हैं, आज जरा उम्मीद कीजिए कि हम लोग का सपना है कि हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी पे ट्रेल करें और अमेरिका 20-22 पे ट्रेल करता है, चाइना 16 पे करता है और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ का ये कहना है कि भारत 2047 से 2050 तक शायद जो है वो 30 ट्रिलियन इकॉनमी पे ट्रेल करेगा। कहने का मेरा बेस ये है कि जो नौकरियां हैं या जो रोजगार हैं वो किसी सरकार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती हैं, ये प्रोपोर्शनल होती हैं कि उस देश का इकॉनमी किस तरीके से ग्रोथ करता है। तो यदि भारत में 3 ट्रिलियन इकॉनमी पे आज ये रोजगार के मौके हैं, तो यदि हमारा केक साइज बड़ा होता है, यदि हमारा इकॉनमी साइज बड़ा होता है, जिसके लिए हर गवर्नमेंट प्रयासरत रहती है, तो जाहिर सी बात है कि केक बड़ा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां भी सृजित होंगी, चाहे वो गवर्नमेंट का जॉब हो या प्राइवेट का जॉब हो। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन की जो चैलेंजिंग फेज है, जिसमें कि आज मान लीजिए कि ग्रेजुएशन के स्तर के बाद जो अमूमन सबसे बड़ा रिक्रूटर होता है वो भारत सरकार की नौकरी या भारत सरकार के अंतर्गत या राज्य सरकार की कुछ नौकरियों को देखा जाए तो लगभग 33 से 35 लाख विद्यार्थी ऐसे हैं जो फॉर्म भरते हैं। अब पॉइंट ये है कि जब ये फॉर्म भरते हैं उसके बाद क्या होता है, जो सबसे बड़ा रिक्रूटर है आज के समय में वो बैंकिंग सर्विसेज है और सेंट्रल एसएससी है, जिसके अंतर्गत भारत सरकार के जो केंद्रीय मंत्रालय हैं या केंद्रीय विभाग हैं, जैसे इनकम टैक्स हुआ, कस्टम हुआ या अन्य ईडी हुआ या अन्य तरह के बहुत सारे विभाग या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हुए या सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज हुए, आईबी हुआ, सीबीआई हुआ, हर तरह के विभागों में या तो यूपीएससी के द्वारा क्लास 1 में बहाली होती है और नहीं तो एसएससी के द्वारा जो मास रिक्रूटमेंट होता है वो या तो ग्रुप बी नॉन गस्टेड या कुछ ग्रुप बी गस्टेड, जैसे AA का पद है सीएजी में, या नहीं तो मेजॉरिटी लेवल पे क्लास 3 पे बहालियाँ होती हैं, जिसमें कि लगभग एसएससी के द्वारा 18 से 20 हज़ार जो नौकरियां हैं प्रत्येक साल दी जाती हैं। सर, एक मिनट, एक्सेप्शन साल है ये साल जो 2022 का वैकेंसी आया है, उसमें लगभग 38,000 वैकेंसी सीजीएल ने निकाला है जो ग्रेजुएशन के बाद है। यदि हम बात करें बैंकिंग डिवीजन का, तो बैंकिंग में भी लगभग मान के चलिए 15 से 20,000 नौकरियां जो है प्रत्येक साल जो है सरकारी बैंक, जिसमें सरकार नेशनलाइज बैंक और ग्रामीण बैंक है,
ये जो है निकालती हैं लगभग क्लर्क और पीओ मिलाकर। तो एवरेज यदि हम बात करें आज के देश में 3 ट्रिलियन इकॉनमी में, तो भारत सरकार या उसके अंतर्गत आने वाले जो अंडरटेकिंग है उसमें हम बैंकिंग और एसएससी को मिला लें तो 35 से 40 हज़ार वैकेंसी प्रत्येक साल सृजित होती है। इसके अलावा रेलवे भी एक बहुत बड़ा रिक्रूटर है, लेकिन ये सीजनल वैकेंसी आती है तो उसको मैं बहुत ज़्यादा काउंट नहीं कर रहा हूँ, मैं उस वैकेंसी को काउंट कर रहा हूँ जो प्रत्येक साल आती है। इसके अलावा यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा में देखें तो यूपीएससी के लिए क्लास 1 ऑफिसर्स की वैकेंसी आती है जिसमें लगभग 1000 के आसपास की वैकेंसी होती है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल जैसे गेट के द्वारा जो कंपनियां हैं जो जैसे ओएनजीसी है, इंडियन ऑयल, इस तरह की कंपनियां, महारत्ना, नवरत्ना कंपनियां वो रिक्रूटमेंट करती है। तो सभी चीज़ों को यदि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिला लें तो लगभग 45,000 के आसपास की वैकेंसी ग्रुप बी और ग्रुप सी और ग्रुप ए मिलाकर आपको दिखाई देती है। इसके अलावा कुछ कभी कभी चुनाव का साल आता है तो कुछ बम्पर वैकेंसी जैसे अभी आते रहता है, जैसे कभी कांस्टेबल का वैकेंसी 60,000 आ गए जो ऐसे पहले कभी नहीं होता था। 2019 में मान लीजिए रेलवे एनटीपीसी ने करीब 1.25 लाख वैकेंसी का सूचना दिया। सर हम वैकेंसीज और जो समय है जो कि चयन है छात्रों का जो चयन करते हैं विषय, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे जिस तरीके से चैलेंजिंग समय की हम लोगों ने बात की, तो इसमें सर छात्र जो हैं वो सही से अपने समय का यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं कि किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम उठना है, जगना है, ये इन सारी चीज़ों का। तो ऐसे छात्र किस प्रकार से कब अपने पढ़ाई का रूटीन बनाए और किस तरीके से? देखिए, मैं आपको आपके माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं डेटा से बात करता हूं। जैसे दिसंबर में एसएससी ने डेटा रिलीज किया, 33 लाख बच्चे एग्जाम का फॉर्म भरे और 17 लाख सेंटर पे गए, जिसमें लगभग ये अनुभव बताता है कि 3 लाख के आसपास बच्चे ईमानदारी से पढ़ते हैं। तो ये सबसे बड़ा है जिस चैलेंज की आप बात कर रहे हैं। विद्यार्थी सभी हैं, बट क्या विद्यार्थी ईमानदारी से पढ़ाई करता है? और वो तभी संभव है जब वो बेसिक्स पे काम करेगा, और वो बेसिक्स 5 वचन है जो मैं बता दूं। कोई भी विद्यार्थी इस 5 वचन को चेक करेगा तो समझेगा कि वो ईमानदारी से रूटीन बना रहा है, जिसमें पहला उसका कदम होना चाहिए डेली क्लास। जो डेली क्लास जहां भी करता है वो क्लास उसकी डेली होनी चाहिए, चाहे सेल्फ स्टडी क्यों ना हो। जिस डेली क्लास में उसका रूटीन बना होता है सुबह से लेकर रात तक। उसके बाद जो है दूसरा है कॉपी बराबर किताब, यानी जो लिखता है वो किताब के शक्ल में लिखे। तीसरा वचन है कि मटेरियल कनेक्ट, जो टॉपिक उसने पढ़ा है उसको मटेरियल से कनेक्ट करना होगा। और चौथा है वो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टॉपिक का उसको बनाए और उसकी डाउट क्लियरिंग करे। और पांचवा है वो मंथली टेस्ट या टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट करे और उसका रिव्यू करे। यदि ये 5 वचन को मेथोडिकल वे में कोई भी विद्यार्थी ईमानदारी से करेगा तभी उसका रूटीन बनेगा। रूटीन ऐसा नहीं होता है कि मैं कह दूं कि आप 6 से 7 पढ़ो, आप 2 से 3 पढ़ो, आप ये कोई रूटीन का मतलब नहीं है। बचपन से बच्चे सुनते आए हैं लेकिन बच्चे इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो इंटरेस्ट को पैदा करने के लिए बेहद ज़रूरी है कि कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ एग्जामिनेशन में वो विद्यार्थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पहले देखें, उसको बनाएं, अपना एक आकलन करें, उसके बाद जो है जो उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करें एंड अकॉर्डिंगली जो है वो आगे बढ़े। क्योंकि देखिए अभी लास्ट 4 इयर्स में भारत में स्टूडेंट्स का जो लेवल है वो बहुत खराब हुआ है, जब से खासकर ऑनलाइन एजुकेशन आया है। कोरोना के पहले या थोड़ा पहले या कोरोना के बाद अभी ये 50% अटेंडेंस हो गया जो पहले 80% था। यदि मेंस लेवल में बात किया जाए तो अभी पीओ का मेंस का आया है तो 225 नंबर में 71.25 पे सिलेक्शन हो गया है इंटरव्यू के लिए जनरल कैटेगरी का। कितना कम मार्क्स है। एसएससी ने भी अपना जो कट ऑफ दिया मात्र 114 नंबर का कट ऑफ दिया। तो ये कट ऑफ ये साफ बताता है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ करते हैं, आपका बेस नहीं बनता है तो इंटरेस्ट नहीं बनता है तो प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं सभी विद्यार्थियों को बोलना चाहता हूं कि पहले वो बेस को बढ़िया से करें। और देखिए पढ़ाई की विधा है, इस विधा को कोई नहीं बदल सकता। जहां पीयर का प्रेशर होना चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए, जो कि ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चे को मिल नहीं रहा है। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। और ये पुअर अटेंडेंस भी आपको दिख रहा है। और बच्चे का जब जाहिर सी बात है होमवर्क बड़ा हो जाएगा, चीज़ें उस मन मुताबिक नहीं चलेगी तो बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और उसी को आप कहते हैं कि रूटीन वो फॉलो नहीं करते हैं। रूटीन फॉलो क्यों नहीं करते ये जानना जरूरी है। जो मैंने बताया, यदि वो 5 वचन जो मैंने बताया वो करेगा तो रूटीन ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आएगा तो फॉलो करेगा। सर ऑनलाइन की आपने बात करी तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में हम जानना चाहेंगे, और बेशक सी बात है कि हमारे छात्र भी जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या कुछ अंतर है सर। क्योंकि आजकल जो है ऑनलाइन का ट्रेंड है, ज़्यादातर छात्र ऑनलाइन के प्रति ही अट्रैक्ट हो रहे हैं, चाहे किसी भी सर के चैनल को सब्सक्राइब करना हो या चैनल खरीदना हो। तो इस तरीके से इसमें क्या अंतर है सर? देखिए मैं ऑनलाइन के विरोध में नहीं बोल
बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं समझे कोई जी। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन में जो टीचर पढ़ाता है जी। वो एक साथ वीडियो लेक्चर्स में लाखों बच्चों को पढ़ाता है। जी। ऑनलाइन एजुकेशन में यदि वही टीचर लाइव क्लासेस लेके 100-200 बच्चे को पढ़ाए तो फिर ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं है, परंतु ऑनलाइन को मिस यूटिलाइज हो रहा है। यहाँ लाखों लाख बच्चे, टीचर को तो जो भी हो रहा है वो तो हो रहा है, परंतु बच्चे का ये प्रॉब्लम हो रहा है जिससे डेटा का आपका प्रॉब्लम हो रहा है। ऑफ देखिए, यदि ऑनलाइन से ही ये तमाम चीज़ें हो जाती तो IIT, IIMs, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, बॉस्टन जैसे बड़े बड़े संस्थान हैं, वो सारा एजुकेशन जो है ऑनलाइन कर देते। एजुकेशन पिज्जा बेचने की चीज़ नहीं है कि आप उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स बनाया जाता है, ये अंदर की चीज़ें, और ये तब तक नहीं होगा जब तक आप एक साथ बैठ के पीयर्स के साथ पढ़ाई नहीं करेंगे, डाउट्स नहीं करेंगे, इंट्रा कनेक्टिविटी नहीं बनाएंगे। ये जनरल कंपटीशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ है विगत 3 सालों में, जिसका डेटा मैंने बताया जो अटेंडेंस और कट ऑफ पे साफ दिख रहा है। इसीलिए बेहतरीन चीज़ यही है कि बच्चे को पहले ऑफलाइन में पूरा का पूरा एजुकेशन ग्रहण करना चाहिए, बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके बाद वो मोबाइल एजुकेशन जिसको आप ऑनलाइन कहते हैं एक टॉपअप के रूप में वो डाउट्स के लिए यूज करेंगे तो उनकी सिनर्जी बढ़िया बनेगी। अभी रिवर्स हो रहा है इंडिया में, इसी कारण बच्चे का प्रॉब्लम है और चैलेंजेस हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड कभी कभी गलत भी हो सकता है, इसलिए मैंने IIT, IIMs, एम्स का उदाहरण दिया, जहां से टैलेंट निकलते हैं वहां तो कोई भी ऑनलाइन एजुकेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज वो वहां से टैलेंट, वहां पढ़ाई का एक रूपरेखा है। आप जब ऑनलाइन में करते हैं तो आपकी बैच शेड्यूलिंग बनती है, आपकी प्रॉपर शेड्यूलिंग नहीं बनती है, आपका तमाम वो चीज़ नहीं बनता है जो कि आपको एक पढ़ाई का एक विधा चाहिए, ट्रेडिशन चाहिए। और ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब वर्ल्ड के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ इन तमाम चीज़ों को इस तरीके से कर रहे हैं जिससे कि बच्चे का डेवलपमेंट होता है, तो बच्चा किसी भी कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम का तैयारी करे, उसको बेसिक से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, और बेसिक से करेंगे तो प्रॉब्लम। जी सर, आपने पढ़ाई के विधा की बात की, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि बच्चों को पहले अपना बेस मजबूत करना चाहिए, तो हम चाहेंगे कि हमारे छात्र को आप बताएं कि वो किस तरीके से उसका प्रिपरेशन करे, कैसा पैटर्न होना चाहिए, जैसे जो याद करने वाले सब्जेक्ट हैं उनका टाइम क्या होना चाहिए, किस पैटर्न पे वो। देखिए, जनरल कंपटीशन के एग्जामिनेशंस में विद्यार्थी को हम सलाह 5 ही विषय ही है जो इसलिए इसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है और जीके है। जीके में जी और जीएस दोनों आता है। विद्यार्थी के 5 विषय का जानकार बनना चाहिए, किसी का विशेषज्ञ नहीं बनना चाहिए, और 5 विषय का उनको संतुलन सीखना चाहिए। हजारों की संख्या में भारत में ऐसे विद्यार्थी हैं जो अच्छे हैं, लेकिन किसी न किसी विषय पे वो संतुलित नहीं है, इसलिए वो फेल कर जाते हैं। वो ओवरऑल पास कर जाते हैं, किसी एक सब्जेक्ट में फेल कर जाते हैं क्योंकि उन्होंने संतुलन नहीं सीखा है। उनको लगता है कि हम मैथ्स के मास्टर बन जाए, किसी को लगता है हम जीएस अच्छा कर लें। ये विषय का जो बोझ है उसको हटाना पड़ेगा। 5 विषय का संतुलन सीखना है और 5 विषय का जानकार बनना है, तो उसको कभी भी दिक्कत ही नहीं होगा किसी भी कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ एग्जामिनेशन। तो दर्शकों, अब तक आपने देखा कि किस तरीके से जो प्रतियोगिता परीक्षा के छात्र हैं वो पढ़ाई कर सकते हैं, किस तरीके से अपना पैटर्न डेवलप करें और पढ़ाई करें। आगे हम सर से जानेंगे कि जो युवा अभी अपनी 12वीं कक्षा पास कर आगे बढ़े हैं और वो पढ़ाई करना चाहते हैं, वो आगे किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके बारे में कि वो किस तरीके से इसकी तैयारी करें। सर, जो बच्चे, जो युवा हैं वो 12वीं 10वीं पास कर चुके हैं, उसके बाद से वो जनरल कंपटीशन की अगर तैयारी करना शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? क्या आप जनरल कॉम्पिटिशंस के लिए सिर्फ हम बात कर रहे हैं या ओवरऑल कॉम्पिटिशन? ओवरऑल। तो 10th में जब बच्चे पास करते हैं तो आप देखोगे मेजॉरिटी जो ऑफ चंक जो है बच्चे का, वो या तो इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तरफ जाता है या मेडिकल एंट्रेंस की तरफ जाता है। या आजकल एक नया ट्रेंड है जिसमें क्लैट का एग्जाम, जो लॉ का एग्जाम है, उसमें भी 80-85 हज़ार बच्चे अब जो है अपीयर होते हैं पूरे साल में। तो ये 3 मेजर स्टेक हैं जहाँ के बच्चे जाते हैं। कुछ बच्चे, लगभग 15-20 हज़ार बच्चे ऑल इंडिया में ऐसे होते हैं, 25 हज़ार जो कि BBA की तरफ भी जाते हैं। 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो हो रहा है जिसमें कि BBA प्लस MBA दोनों होता है, इसके तरह भी बच्चे मुखान्वित होते हैं। ये तो वो बच्चे हैं जो कि कोर्स में चले जाते हैं। इसके बाद वो बच्चे आते हैं जो कि आर्ट्स या कॉमर्स लेके अपनी पढ़ाई, वो भी एक बहुत बड़ा चंक है। अब देखिए, आप 12th के बाद बच्चे जब आते हैं तो 12th के बाद या तो बच्चे कॉम्पिटिशन्स के द्वारा, कुछ बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ या BBA में जाते हैं। इसके अलावा नॉन इंजीनियरिंग, नॉन मेडिकल में बच्चे
जैसे लॉ में जाते हैं या फिर IPM में जाते हैं, BBA या MBA करने। और उसके बाद बहुत बड़ा चंक जो बच्चे इंजीनियरिंग में नहीं अच्छे कर पाते, अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, मेडिकल में अच्छा नहीं करते, जो बच्चे आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं, वो फिर जनरल कॉम्पिटिशन्स की तरफ, बहुत लाखों की संख्या है बच्चे हर साल इस लाइन में आते हैं, जिनका सपना होता है सरकारी बैंक में पदाधिकारी बनना, क्लर्क बनना, या SSC के द्वारा भारत सरकार में ग्रुप B या ग्रुप C का अच्छा पद पाना। उस मिशन, उस कामयाबी को लेकर, उस सपने को लेकर बच्चे इसमें आते हैं। कुछ ऐसे बच्चे उसमें होते हैं जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, वो UPSC की तरफ भी जाते हैं। UPSC वाले बच्चे को मैं एक चीज़ आपके माध्यम से बोल दूं कि वही बच्चे UPSC BPSC की तैयारी करें जिनके अंतर्गत 10 पेज का नोट्स को 1.5 पन्ने में लिखने की आदत हो। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो सोचते हैं हम ये कर लेंगे तो कोचिंग करने से हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ स्किल है, सेट स्किल है जो हर बच्चे के पास होना चाहिए। तो UPSC BPSC उन बच्चे को ही जाना चाहिए। इसके अलावा जो है कुछ बच्चे ऐसे हैं, लगभग 2 लाख ऐसे बच्चे हैं पूरे भारत में जो कि कैट का भी एग्ज़ाम देते हैं, जिसके अंतर्गत MBA जैसे IIMs हो गए या बहुत सारे अच्छे अच्छे मैनेजमेंट कॉलेजेस हैं जो कि उसको 2 साल का MBA देता है, उसके मार्फत उनको कॉर्पोरेट्स में एंट्री मिल जाती है और बच्चे काफ़ी अच्छा जो है अपना लाइफ स्टाइल बनाते हैं, अच्छा इंटीग्रेशन करते हैं, कॉर्पोरेट्स में अच्छा जॉब उनको मिलता है, करियर मिलता है। तो यही वो विधा है या वही वो आज के दिन में इंडिया में ऑप्शंस है, जो बहुत ज़्यादा ऑप्शन अभी खुल गए हैं। इसके अलावा भी कुछ फाइन आर्ट्स के कोर्सेज हैं, निफ्ट का कोर्सेज है, ये भी 12th के बाद बच्चे जाते हैं। उनकी संख्या कम है, बट उस तरफ भी कुछ बच्चे हजारों की संख्या में बच्चे जर्नलिज्म की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये तमाम कोर्सेज हैं जिसमें बच्चे जो है अपने आप को मुखातिब करते हैं 10th या 12th के बाद, क्योंकि 10th और 12th तो कोई भी बच्चा करता है। बट आप जानते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज गवर्नमेंट का क्या है, वो है हायर एजुकेशन में कन्वर्जन। आप 10th लेवल तक, 8th लेवल तक काफ़ी बच्चे पढ़ाते हो, बट 12th या ग्रेजुएशन में बच्चों की संख्या कम हो जा रही है। तो ये सभी लोगों को समझना होगा कि 10th एजुकेशन कोई जॉब लेने की चीज़ नहीं होती है। इसमें हर आदमी को जहाँ तक संभव है लंबे समय तक पढ़ाई करनी चाहिए। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जितना लंबा पढ़ाई करेगा उतना ही नॉलेज शेयरिंग जो है उसके लिए अच्छा होगा। और गवर्नमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही है, टारगेट भी है कि इसको इतना % मुझे करना है। तो ये 10th 12th के बाद ये कैरियर ऑप्शंस हैं जो कि मैंने बताया, चाहे वो एकेडमिक्स का हो या गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब्स की तरफ बच्चे जाएं। यही जो मैंने बताया 7-8 ऑप्शंस उनके पास उपलब्ध हैं जो वो कर सकते हैं। तो दर्शकों, वही हमारे साथ एक प्रतिभागी भी जुड़े हुए हैं, आशीष कर्ण। तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे। आशीष जी, आपने अपनी कहाँ तक की पढ़ाई अब तक पूरी की है? मैंने अभी तक अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की है, उसके बाद से मैं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी आप कर रहे हैं आशीष जी? मैं PCS की तैयारी कर रहा हूँ अभी। अच्छा, PCS की तैयारी। क्या आपके मन में कोई सवाल है जो आप सर से पूछना चाहें? सर से मेरा सवाल यही था कि जो छात्र जॉब करते हुए एवं कॉलेज जाते हुए वो छात्र तैयारी कैसे करें? देखिए, जो विद्यार्थी कॉलेज जा रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उनको तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। कॉलेज के अलावा तो मॉर्निंग और इवनिंग उनके पास टाइम है जिसमें कि वो पढ़ाई करें और पढ़ाई का बेसिक्स पे ध्यान दें। यदि आप PCS की तैयारी कर रहे हैं जिसमें BPSC या UPSC का है, तो मैंने अभी बताया कि आपका सबसे बड़ा स्किल ये होना चाहिए कि आप 10 पेज के नोट्स को आप 1.5 पेज में कैसे लिख सकते हैं, जिसको कहते हैं नोट्स राइटिंग स्किल। ये बच्चे में बहुत कमी पाई जाती है। जिस बच्चे का राइटिंग स्किल अच्छा है, जो कि आपको ही मालूम है कि BPSC UPSC की परीक्षा में बिना लिखे हुए आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये MCQ का सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है, MCQ तो PT एग्ज़ाम है। मेंस को टारगेट करना होगा पहले दिन से, नया जो बदलाव है उसके मुताबिक। तो पढ़ाई का बेसिक्स वही है कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद आप MCQ का टेस्ट दीजिए, साथ ही साथ पहले दिन से मेंस की तैयारी कीजिए जिसमें ऐसे राइटिंग स्किल अच्छा होना चाहिए। आपका नोट्स का जो आपका है GS का नोट्स है या एक ऑप्शनल पेपर जो अब रह गया वो आपको जो है उस तरीके से लिखने का आदत होना चाहिए जिससे कि आप UPSC या स्टेट सर्विसेज की तैयारी में अच्छा कर सकते हैं। सर, बहुत ही अच्छी बात आपने हमारे दर्शकों को बताई। हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी का पढ़ाई काफ़ी चैलेंजिंग हो गया है और बच्चों से ज़्यादा उनके माता पिता भी उस पढ़ाई को नहीं समझ पाते हैं, ऐसे में कई ऐसे युवा हैं, कई ऐसे छात्र हैं जो कि अगर 12th की पढ़ाई कंप्लीट कर लिए उसके बाद से सही सब्जेक्ट का चयन नहीं कर पाते हैं या फिर 10th के बाद सही सब्जेक्ट का चयन नहीं कर पाते हैं और आगे उनके मन में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का ख्याल आता है, सरकारी नौकरी या फिर किसी भी प्राइवेट नौकरी का। तो सर, ऐसे बच्चे किस प्रकार से चयन करें? देखिए, ये बहुत ही उम्दा सवाल है, बिकॉज मुझे लगता है कि
90% से ज़्यादा विद्यार्थी जी ऐसे होते हैं जो 10th लेवल के बाद ही सही कोर्स का सिलेक्शन नहीं कर पाते हैं। मैं पेरेंट्स को भी ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों पे अनड्यू प्रेशर न दें। अभी होता क्या है कि मान लीजिए कि 10th लेवल का बच्चा है, 9th-10th लेवल का बच्चा है, जी वो करियर कैसे डिसाइड करता है? वो ये ऐसे डिसाइड करता है कि मेरे घर में इसने ये किया तो मैं भी ये कर लूँ, हमारे दोस्त ने फर्स्ट सेकंड किया, वो इस लाइन में जा रहा है तो मैं भी उस लाइन में चला जाऊँ। बिल्कुल बेसिकली इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। तो होना ये चाहिए कि IIT का सिलेक्शन की वही बच्चे सोचे, वो ये ना सोचे कि उनको गणित में 100 में 100 आ रहा है। उनको ये सोचना चाहिए कि 8, 9, 10th स्टैंडर्ड में उनका जो गणित का सवाल है और फिजिक्स का सवाल है, खासकर इस 2 विषय के सवाल में जब वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जिसमें 3-4 टॉपिक को मिलाकर इंटीग्रेट किया गया है, कॉन्सेप्ट्स अप्लाइड, क्या उसको वो सोच पाता है कि नहीं? चाहे वो 2 घंटा में सोचे, 1 घंटा में सोचे, उसका ब्रेन उस तरीके से सोचता है कि नहीं, इमेजिनेशन है कि नहीं, वो कॉन्सेप्ट्स का इंटीग्रेशन कर रहा है कि नहीं। यदि ये बच्चा जिसमें भी ये गुण है, उसको भले ही गणित में 70 नंबर आएगा, लेकिन ये तय बात है कि वो बच्चा IIT क्रैक कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर वो कला आ गई है। ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि कोई टीचर, कोई पेरेंट्स या स्टूडेंट्स अपने आप को एनालाइज नहीं करते कि मुझे करना क्या है। मैं हजारों ऐसे बच्चे को देखा हूँ, जानता हूँ, जिनको मैट्रिक में 97% आता है और जब वो मेडिकल या IIT की तैयारी करते हैं तो वहाँ फेल करते हैं। उनको तो नहीं करना चाहिए, बिकॉज वो 98% लाए हैं, फिर भी फेल कर रहे हैं। और वहीं पर बच्चा जो 72%, 70% लाता है, वो पास कर जाता है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। सेम चीज़ मेडिकल के बारे में, मेडिकल करना है, 19 लाख लोग नीट के एग्जाम दे रहे हैं, करना क्यों है? क्या मेरे अंदर वो है? तो मेडिकल करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि हर विद्यार्थी को गधा वाला स्टेमिना होना चाहिए। मतलब 10 से 12 घंटा उसको मेमोरी रिफ्रेश के साथ पढ़ना। अस्पताल में भी 48 आवर्स, 72 आवर्स इंटर्न्स के रूप में उनको लगाया जाता है जॉब। तो जाहिर सी बात है वो स्टेमिना नहीं रहेगा। मेमोरी बहुत शार्प नहीं चाहिए, अच्छा चाहिए, आर्टिकुलेशन ऑफ फैक्ट चाहिए, बट 12 घंटे हर दिन काम करने की, मोटी मोटी पुस्तक पढ़ने की, समझने की कला विदा होनी चाहिए। नहीं है तो मेडिकल में आप अच्छा नहीं कर सकते। तो हर चीज़ का अलग अलग चीज़ है। UPSC का मैंने बताया 10 पेज के नोट को 1.5 पेज में लिखने की कला होनी चाहिए। तो फलाना लाइन अच्छा है या फलाने लोगों ने ऐसा कर दिया तो मैं कर लूँ, ये गलत सोच होती है जो हमारे समाज में पेरेंट्स की भी होती है, और जिसके कारण बच्चे कमज़ोर होते हैं और पेरेंट्स उन पे बेमतलब का उम्मीदें जगा देते हैं और बच्चा बेसिक टूट जाता है, जिसके कारण जो है बच्चा अपने ही माता पिता से झूठ बोलने लगता है। और जैसे ही वो झूठ बोलता है, वो झूठ इसलिए बोलता है क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा है कि उसको करना क्या है। तो जाहिर सी बात है, इसी में जब माता पिता और पेरेंट्स, मतलब माता पिता और बच्चे में गैप जनरेट होता है तो प्रेशर जनरेट होता है, और इसी का अंदाज़ा देखते आप सुनते होंगे कोटा में आत्महत्या हो गई। कारण ये है, कारण ये नहीं है कि वहाँ पे गलत चीज़ें की जा रही हैं। तो ये हर पेरेंट्स को समझना होगा, सही डिसीजन, करियर काउंसलिंग करना होगा कि उसका बच्चा किस डायरेक्शन में अच्छा कर सकता है। हो सकता है किसी का बच्चा आर्ट्स में काफ़ी अच्छा है, किसी का बच्चा कॉमर्स अच्छा, किसी का जर्नलिज्म अच्छा। ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही लाइन है जिसमें बच्चा काम कर सकता है। कोई हायर एजुकेशन में काफ़ी अच्छा कर सकता है। यदि भगवान ने जन्म दिया है तो ये तय है कि रोजगार भी निश्चित है, बट वो रोजगार तलाशना है, और ये क्वालिटी ऑफ टाइम जो बहुत ज़रूरी है, किस समय पर क्या कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि किसी को सफलता एक दिन नहीं मिलती, एक दिन जरूर मिलती है। मैं मानता हूं अपॉर्चुनिटी सबके घर में आता है, सबके घर में आता है, बट क्या हम तैयार हैं उस अपॉर्चुनिटी को समझने के लिए? हो सकता है ये इंटरव्यू किसी बच्चे के लिए एक अपॉर्चुनिटी हो जाए, आज के दिन वो टर्निंग पॉइंट हो जाए, उसका लाइफ इस इंटरव्यू के बाद बदल जाए, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से इनकैश करना चाहते हैं लाइफ में, उस पर काम कीजिए और आगे बढ़ जाइए। जी सर, आपने बहुत ही अच्छी बात हमारे दर्शकों को बताई। एक और सवाल सर हमारा आपसे रहेगा कि जिस तरीके से अभी हमारे समाज में साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के बीच काफ़ी ज़्यादा मतलब भेदभाव देखा जाता है, जैसे किसी भी बच्चे के ऊपर ज़्यादा प्रेशर साइंस सब्जेक्ट लेने का होता है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स जो हैं, तीनों के अलग अलग क्या मायने हैं, और तीनों में बच्चे अगर तीनों का अलग अलग पढ़ाई करें, हर एक बच्चे जो कोई साइंस में है, कोई आर्ट्स में है, या फिर कोई कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या क्या? देखिए, तीनों विषय एक्सेलेंट है जी। ये पहले की विधि थी, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको भी बदल दिया गया है। अब इंजीनियरिंग में भी रह के आप किसी आर्ट्स का सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। 12th का बच्चा साइंस में भी लेके कोई आर्ट्स का विषय ले सकता है, बशर्ते कि स्कूल में उस तरह का प्रावधान हो।
अब हम लोग बेसिकली डेवलप्ड नेशन की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डेवलप्ड नेशन की तरफ जाना है तो उसका आधार एजुकेशन ही है जी। और एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है उसमें ये बहुत बड़ी बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हम लोग मल्टीटास्कर की बात करेंगे, इंट्रा डिसिप्लिनरी बच्चों की बात करेंगे, जिसमें कि बच्चे सिर्फ एक लाइन की तरफ अपने आप को नहीं रखें, वो अलग अलग लाइन में अपने आप को उस तरीके से रख सकते हैं। तो ये एक बड़ी बात है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से साइंस मतलब मेडिकल एंड इंजीनियरिंग में बच्चे अपने आप को देखें। कुछ बच्चे जरूर यहाँ पे हायर एजुकेशन में और साइंटिस्ट रिसर्च की तरफ मुखातिब, जो हमारे इंडिया में कल्चर नहीं है, शायद अमेरिका में या यूरोपियन कंट्रीज में कल्चर ज़्यादा है। तो इस तरीके से कल्चर्स को हम लोग को डेवलप भी करना होगा कि साइंटिस्ट की तरफ, मतलब हर आदमी यहाँ जॉब पाने के लिए सोचता है, पढ़ाई जॉब पाने के लिए, ये नहीं, गलत सोच है। आप जो है जॉब देने के लिए पढ़ाई करो, तो जाहिर सी बात है जो हम 3 ट्रिलियन से 20 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं इकॉनमी साइज, तभी बड़ा होगा। एंड अकॉर्डिंगली एक खुशहाल समाज, अच्छा देश, अच्छा समाज, प्रबुद्ध समाज, इतना बड़ा जो विश्व गुरु भारत बनने वाला है या था और आगे ही बनेगा, उसकी हम लोग कल्पना कर सकते हैं। तो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों में एक बहुत बड़ा संभावना है। ये कहना हमारे समाज में कि जो साइंस पढ़ रहा है वो ब्रिलियंट है और आर्ट्स पढ़ रहा है बेवकूफ़ है, गलत चीज़ है। आर्ट्स में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं, साइंस में पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे खराब कर रहे हैं, और ये निर्भर इस पर करता है कि आपका टेस्ट क्या है और आपने सही दिशा में अपने काम किया है कि नहीं किया है। जी। तो तीनों में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, आप किसी भी लाइन को जा सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। सर, कंप्यूटर के बिना जो है अभी लोग एक कदम भी नहीं चल पाते हैं, तो अगर हम बात करें कंप्यूटर की, जो बच्चे कंप्यूटर साइंस करना चाहते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं, वो किन चीज़ों का चयन? देखिए, कंप्यूटर साइंस यदि उनको करना है तो इंजीनियरिंग यदि करना है तो उनको साइंस ही करना होगा। यदि कंप्यूटर में छोटा छोटा उनको करना है, चीज़ें अच्छी करनी है, तो चलिए ठीक है, उस तरीके से भी वो काम कर सकते हैं। कोई कोर्स आर्ट्स और कॉमर्स का ही बच्चा भी कंप्यूटर में कोई कोर्स, कंप्यूटर इज अ साइंस बेसिकली, वो कोई भी आदमी कंप्यूटर को अच्छे से सीख सकता है, इंट्री लेवल पे और काम कर सकता है। सर, अभी के समय में लड़कियों के पास काफ़ी कम समय होता है, ऐसे में हर किसी के मन में होता है कि हम सरकारी नौकरी करें या फिर आत्मनिर्भर बने, तो ऐसे में वो लड़कियां किस सब्जेक्ट का चयन करें ताकि जल्द से जल्द वो किसी कोर्स को कंप्लीट देखिए, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि पहले का समाज और अब का समाज बदल गया है। आज के समय में लड़कियाँ काफ़ी अच्छी कर रही हैं, इसीलिए आप 10th 12th ग्रेजुएशन हर लेवल पर लड़कियों का रिजल्ट अच्छा देख रहे हैं। जहाँ तक मेरे पास रिकॉर्ड है कि गवर्नमेंट जॉब में भी लड़कियां काफ़ी अच्छी कर रही हैं, काफ़ी अच्छे बैंक में तो खासकर काफ़ी अच्छा परसेंटेज लड़कियों का सिलेक्शन हो रहा है। एसएससी में भी हो रहा है, बीपीएससी, यूपीएससी में बिहार सरकार ने तो लड़कियों के लिए रिजर्वेशन दे के रखा है। इतनी सारी लड़कियां कांस्टेबल और दरोगा में दिखाई दे रही हैं, तो हर जगह लड़कियों का जो है एक स्थान आया है, जो एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन है समाज के लिए, और जितना अच्छा होगा उतना ही हमारा देश अच्छा होगा। सर, जो युवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? संदेश बहुत सिंपल है, मैंने जैसे अभी कहा कि घबराए नहीं, धैर्य से काम लें, क्योंकि सफलता सबको मिलेगी, पर जरूरी नहीं कि जल्दी मिलेगी, पर तो एक दिन जरूर मिलेगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हम उम्मीद करते हैं दर्शकों से भी कि दर्शकों को आज का हमारा ये कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, बने रहें डीडी बिहार के साथ। नमस्कार।